Welcome students in this video quantum mechanics lecture series part 2। आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो 19वीं शताब्दी के अंत में ये हुआ कि कुछ फिनोमेना ऐसे थे कि वो क्लासिकल थ्योरी से समझाए नहीं जा सकते थे, जिसमें प्रमुख ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रमुख थे। इनको समझाने के लिए 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी जिसको क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या है? उसका कहना है कि ब्लैक बॉडी से जब एनर्जी निकलती है, वो रेडिएट होती है, तो वो डिसकंटिन्यूअस रूप में होती, खंडित रूप में होती। एनर्जी कंटिन्यूअस रूप में नहीं निकलती, जैसा पहले माना जाता था कि एनर्जी अगर निकलती है तो वो सतत रूप से निकलती है। लेकिन उसने कहा कि ऊर्जा के बंडल निकलते हैं, ऊर्जा के पैकेट निकलते हैं, जिनको कि हम क्वांटम कहते हैं, और उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी के बंडल इसमें से निकल रहे हैं। यहाँ पर एच एक कांस्टेंट है जिसे बाद में प्लैंक कांस्टेंट और आगे प्लैंक आइंस्टाइन बोस कांस्टेंट कहा गया। न्यू फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, जो भी रेडिएशन निकल रहा है उसकी आवृत्ति। तो ये एक नया विचार है कि रेडिएशन जब भी निकलता है तो वो डिस्क्रीट रूप में निकलता है, खंडित रूप में निकलता है। ऊर्जा के पैकेट्स निकलते हैं एच न्यू के, जिनको क्वांटम कहते हैं, और उसकी जो एनर्जी है एच न्यू, जिसमें एच कांस्टेंट है और न्यू उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव। अगर पार्टिकल हैं, कण हैं ऊर्जा के, तो कण में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। बट दिस वाज न्यू आइडिया पुट फोर्थ बाय मैक्स प्लैंक, और इस आधार पर मैक्स प्लैंक ने एक सूत्र दिया रेडिएशन की डेंसिटी के लिए, और उस सूत्र से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह का, उसको समझा। मैक्स प्लैंक ने उसका डेरिवेशन नहीं किया। आगे की बात करते हैं। जैसा आप लोगों की जिज्ञासा है कि श्रोडिंगर इक्वेशन, हम बाद में पहुंचेंगे, पर पूछा है तो अभी हम उसकी चर्चा कर लें। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ इक्वेशंस लिखते हैं। तो हम जो इक्वेशंस लिखते हैं वो इक्वेशंस है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और हम लिखते हैं एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स। इन समीकरणों से हम किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अवस्था को निकालते हैं। अगर हमको एक समय पर उसकी अवस्था मालूम है या एक स्थान पर उसकी अवस्था मालूम है, तो किसी अन्य अवस्था पर उसका मोमेंटम क्या होगा वो हम इन समीकरणों से निकाल सकते हैं। जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें हम किसी भी पार्टिकल को, किसी कण को एक तरंग फलन से दिखाते हैं। हम इस तरह की इक्वेशन ना लिखते हुए हम लिखते हैं साई, और इसको बोलते हैं वेव फंक्शन।
तरंग फलन, और साई की एक इक्वेशन लिखते जो श्रोडिंगर ने दी थी। अब यहां तक हम कैसे पहुंचे? तो पहले प्लैंक्स थ्योरी आई जिसमें आया E इक्वल टू एच न्यू, ये एच न्यू एनर्जी है, E इक्वल टू एच न्यू। इसके बाद दो बातें और हैं, एक ये प्लैंक्स थ्योरी होगी, एक डी ब्रोगली ने एक नया विचार दिया द्रव्य तरंग का। उसने कहा कि जितने भी कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सब विशेष परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा वो h/p होती है। ये डी ब्रोगली। तो हम इसका उपयोग करते हैं, और एक सिद्धांत और है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि दो कॉन्जुगेट क्वांटिटीज को बिल्कुल सही नहीं निकाला जा सकता। तो जैसे अगर x और p को हम ले लें तो उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता होगी, सही मान नहीं निकलेगा। तो उसमें जो अनिश्चितता होती है मेजरमेंट में, उसका गुणनफल वो होता है h क्रॉस के आकार। ये हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये इन सब को ध्यान में रख के और एक समीकरण श्रोडिंगर ने लिखी, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, सूक्ष्म कणों को साई से रिप्रेजेंट कर, तरंग फलन से, कि जब यह है कि तरंग होती है, कण तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो उसको हम एक तरंग फलन से दिखा दें, साई से। और तरंग के लिए हम जो समीकरण जानते हैं, जो समीकरण हमको पता है, अगर तरंग की बात करें तो तरंग की समीकरण हमको मालूम है कि y इज इक्वल टू a p टू द पावर माइनस आई ओमेगा t माइनस x बाय v। दिस इज प्रगामी तरंग का समीकरण, ये तरंग का समीकरण। अब हम कण को साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा किया गया कि y की जगह हम साई लिखते हैं कण के लिए, और ऐसी ही एक समीकरण हम लिख लेते हैं। इन चीजों को इसमें सब्स्टिट्यूट करें, इनकॉर्पोरेट करें, तो ये बन जाता है a p टू द पावर माइनस आई अपॉन h क्रॉस इनसाइड ब्रैकेट et माइनस px। अभी x ले रहे हैं वन डायमेंशनल, तो ये x वाला मोमेंटम, तो इसमें E एनर्जी है, P मोमेंटम है, H क्रॉस का मतलब है h अपॉन 2 तो ये एक समीकरण आती है साई की, कण को तरंग फलन के रूप में हमने लिखा। इससे एक और समीकरण हम प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हम कण की ऊर्जा निकालना चाहते हैं, कण की स्थिति निकालना चाहते हैं। तो जो समीकरण आई वो उसका डेरिवेशन न बताते हुए सीधे जो समीकरण आई वो मैं बताता हूँ। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m del 2 psi प्लस v psi इज इक्वल टू e psi। इस समीकरण को टाइम इंडिपेंडेंट समीकरण कहा गया।
समय पर समय से स्वतंत्र। और एक दूसरी समीकरण और प्राप्त की गई, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। इसको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहा गया। अब ये जो समीकरण है, इनका हम क्या करते हैं, किसी भी कण के लिए हमको ये समीकरण सॉल्व करना है तो कण कहाँ पर है, उसके आसपास का फील्ड कैसा है, उससे डिपेंड करता है, उससे ज्ञात होता है v पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी उसकी है, पोटेंशियल उसका कितना है। तो ये पोटेंशियल हम निकालते हैं कि कौन से एनवायरनमेंट में वो है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं साई और e। तो दो चीजें निकालते हैं। साई तरंग फलन है, e ऊर्जा है, एनर्जी है। इसके कौन से मान उस कण के लिए होंगे, ये समीकरण को सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू पुट करते हैं और जो भी बाउंड्री कंडीशंस हैं या इनिशियल कंडीशंस हैं वो लगा के हम इसको सॉल्व करके साई और e के मान निकालते हैं। तो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत जो मान आते हैं उसको हम बोलते हैं आइगन मान। तो इसमें हम श्रोडिंगर समीकरण के बारे में ये कह सकते हैं कि हम इसमें v की वैल्यू पुट करते हैं और साई और e के आइगन मान हम निकालते हैं। कौन से अनुमत मान है, अलाउड वैल्यूज कौन सी है e और साई की, ये हम करते हैं। तो अलग अलग समस्याओं में हम यही करते हैं, पोटेंशियल स्टेप हो या ऑसिलेटर हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो या पोटेंशियल बैरियर हो, हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, e और साई के लिए सॉल्व करते हैं। इस भाग में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप बताइए।